Welcome to Amit Killhorse channel, my students. And how are you doing? Can you hear the rain outside the door? Well, it's literally raining. I probably believe you would not be able to hear it. But it's beautiful. And I love it. I have never been more happier. It's not making, I'm just happy that it's raining. But I'm not happy as in the traditional sense. I've never been happier in the last 15 years. I lost that. Oh, nevertheless. All right, there is Scarlett Johansson on my wallpaper fighting a dinosaur. We shall change this wallpaper to something more radical. Hold on for a sec, ladies. All right. Okay, this is slightly more punk, more techno stuff. Nevertheless, ladies and gentlemen, we are going to do the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code of 2020 specifically for the EPFO aspirants. जिन बच्चों को नहीं पता है, मुझे लगता है अब तक आप लोगों को ये जानकारी हो गई होगी, ठीक है? आई होप सो नाउ यू आर एब्सोल्युटली अवेयर व्हाट वी आर डूइंग. हमें ईपीएफओ के लिए लेबर लॉज पढ़ने हैं एंड देयर आर टू सेक्शंस टू डू दैट. एक तो जो 4 नए लेबर लॉज हैं वो हमें करने हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड उसके बाद जो पुराने वाले द ओल्ड लेबर लॉज जो हैं वो हमें करने हैं. जो बच्चा जानता है वो ये बात जानता है कि एक्चुअली में ओल्ड वाले से ज्यादा क्वेश्चन आने, ठीक है? दे आर नेसेसरी. यहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे ईपीएफओ के एग्जाम में, ठीक है? लेकिन अगेन ये भी स्पेकुलेशन है, हमें नहीं पता है, यहां से भी पूछ सकते हैं, तो क्या करें? ये 3 हम कर चुके हैं. द वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द चैनल. दिस इज द लास्ट एंड द फोर्थ वन. ये हम चौथे वाला कर रहे हैं. पर्पस क्या है, तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा. ये आपका टेलीग्राम चैनल है. ओके, दिस इज इट. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है. इस पे ज्वाइन करेंगे आप. इस टेलीग्राम चैनल के अंदर एक गूगल ड्राइव है. इस गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे हम. ये गूगल ड्राइव पर क्लिक करने के बाद वी विल फाइंड, ये हमारे पास सारे के सारे लेबर लॉज का जो भी कंटेंट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा. बाकियों का भी मिल जाएगा इसके अंदर. अब देखो, इसके अंदर 2 चीजें करने की होती है. एक तो हमारा पूरा का पूरा लॉ का पीडीएफ है जिसको आप डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें दी हुई है, ठीक है? कंप्लीट डिटेल्ड सेक्शन है उसका. कोई आपको अगर पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग में कुछ मदद चाहिए तो आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएंगी. और इसके अलावा उसी ड्राइव के अंदर एक ये पीपीटी मिलेगी जो कि आपको सिर्फ शॉर्ट में चीजों को पॉइंटर्स के तौर पर बेसिकली समझा देगी. तो एक बार वो पीडीएफ तो ऑब्वियसली हमें अंडरस्टैंड करना ही है और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा समझेंगे इसको. चलिए इसको कर लेते हैं. आज का ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा आसान है. आई लाइक टू शो यू कि ये क्यों आसान होता है स्पेसिफिकली. तो हर एक जो नया लेबर लॉ बनता है वो बेसिकली पुराने वाले लेबर लॉ को कंडेंस करके, कंज्यूम करके, सब्ज्यूम करके बनाया जाता है. कहने का मतलब ये है कि भाई लेट्स से कि पुराने 5-6 लॉ थे एक चीज से रिलेटेड, उन 5 को खत्म करके एक नया बना दिया सिंगल वाला, ठीक है? तो दिस वन न्यू लॉ, ये जो ओएसएच है, सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशंस के लिए जो नया लॉ बनाया गया है, ये टोटल 13 एक्ट्स को रिपील करता है. तो जैसे कि पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948 होता था, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, माइंस एक्ट है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, प्रमोशन सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट है, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स के लिए जो एक्ट था, सिनेमा थिएटर वालों के लिए जो था, डॉक वर्कर्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो था. तो ये जो 13 एक्ट थे इनको कंबाइन करके एक सिंगल एक्ट बना दिया गया. दैट वाज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस. नाम से भी अंडरस्टैंड करोगे तो ऐसे वाला कोड, ऐसे वाला लॉ जो कि फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में क्या सेफ्टी और क्या हेल्थ की कंडीशंस मेंटेन करनी चाहिए पूरे देश को, वो बनाने के लिए. अब ये सिंपल सा लॉ है इन द सेंस कि इसमें आपको सिर्फ ये टेबल याद करनी है. अगर आपको ये टेबल याद है, ये जो है, जो क्वेश्चंस अगर देखोगे तो सिर्फ फिगर्स के क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप ये टेबल याद कर लोगे तो वी आर मोर और लेस डन विद इट. जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं. ये देखिए, फैक्ट्री होती क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ फैक्ट्री, इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, फैक्ट्री होती है ऐसी चीज जहां पे 20 से अधिक वर्कर हों और पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी के किसी इक्विपमेंट से काम कर रहे हो, ठीक है? और अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रहे हैं तो 40 से अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं. तो मतलब कि कोई ऐसी फैक्ट्री जिसमें 15 लोग काम करते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वहां पर, 15 से कम, मतलब 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, सो दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज ए फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. तो ये लॉ उन चीजों के ऊपर अप्लाई होता है. ऐसी फैक्ट्री, ऐसी चीज जहां पर 20 से अधिक लोग पावर वाले जगह पे काम कर रहे हैं और अगर बिना पावर के काम करते हैं तो 40 से अधिक लोगों को उसको फैक्ट्री बोला जाएगा. राइट, सिंपल तरीका. देन व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. नाउ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो होता है जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है. इस एक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के प्रोविजंस हैं ये उन एस्टेब्लिशमेंट पर अप्लाई होंगे जहां पे 50 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं पिछले 1 साल में किसी भी टाइम. मतलब कि किसी ने पिछले 1 साल में कहीं पर भी एक बार भी 50 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लिए थे तो इस लॉ के जो भी प्रोविजन है वो उनके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगे.
ठीक है, तो एक दिन के लिए भी अगर एस्टैब्लिशमेंट में 50 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे तो वी विल मतलब जो भी प्रोविजंस इसके अंदर दिए गए हैं वो उसके अंदर फॉल करेंगे। सिमिलरली इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स में भी जिस भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट पे अगर 10 से अधिक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक बार काम करते थे तो उनके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे तीसरे वाली स्लाइड है, मैं एक बार इस पे आपको पूरा का पूरा बताता हूं जैसे स्पेसिफिकली। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाली हम जहां पे बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, 50 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट लेबर पिछले 12 महीनों में से कहीं पे एक बार भी अगर काम कर रहे थे, एक दिन के लिए भी काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या? होगा ये कि जितने भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनको मैंडेटरी अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी श्रम सुविधा पोर्टल के ऊपर। डन। उसके उनको वेलफेयर अम्यूनिटीज बनानी पड़ेंगी, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड, कैंटीन होनी चाहिए अगर 100 से अधिक ज्यादा वर्कर्स हैं, क्रैच होना चाहिए अगर 50 से अधिक ज्यादा वर्कर हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेज पेमेंट के लिए लायबल होंगे, मेंटेन रिकॉर्ड्स। सिमिलरली उसी प्रकार से इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर का काम होता है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाता है। जैसे कि कोई आदमी महाराष्ट्र से बेसिकली गुजरात चला गया, गुजरात से कोई राजस्थान चला गया, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। सो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से अधिक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको सेल्फ रजिस्ट्रेशन, जो माइग्रेंट वर्कर है वो अपना आधार के द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर यूज किए हैं उनके ऊपर प्रोविजंस लगेंगे जो कि इस लॉ के अंदर दिए हुए। देन वर्किंग आवर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, इस फैक्ट्री मतलब किसी भी आदमी से, वर्कर से काम करवाने के लिए आप मैक्सिमम 8 घंटे एक दिन में काम ले सकते हो, यानी कि पूरे के पूरे हफ्ते में मैक्सिमम होगा 48 आवर पर 48 घंटे का, 6 इंटू 8 48 आवर्स का काम लिया जा सकता है किसी से। अगर आप ओवर टाइम लेते हैं, ओवर टाइम करवाया जा सकता है, लेकिन उस समय हर एक घंटे के डबल पैसे मिलेंगे। मतलब आपको सैलरी जो है इंटू 2 वेजेस देनी पड़ेगी। और एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने में मैक्सिमम 125 घंटे का एक्स्ट्रा ओवर टाइम करवाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं करवाया जा सकता। राइट। देन स्प्रेड ओवर। स्प्रेड ओवर का मतलब होता है कि जो ये 8 घंटे के काम है ये 10.5 घंटे के दौरान स्प्रेड ओवर होना चाहिए। सो देयर इज ए रूल ये है कि एवरी 5 आवर्स, हर 5 घंटे के काम के बाद आधे घंटे की मिनिमम छुट्टी जरूर, रेस्ट जो है, ब्रेक है, वो जरूरी चाहिए। तो आपको 8 घंटे काम कराना है एक दिन में लीगली स्पीकिंग। जैसे कि किसी आदमी को हायर किया है, उसको सैलरी मिल रही है, तो उसको दिन में 8 घंटे काम कराया जा सकता है। उस 8 घंटे को जो स्प्रेड है आप 10.5 घंटे के दौरान कर सकते हो। जैसे सुबह 9 बजे एंट्री करी है तो उसके बाद 10.5 घंटे तक उससे वो 8 घंटे का काम लिया जा सकता है। एक नेसेसरी रूल ये फॉलो करना है कि 5 घंटे के काम के बाद आधे घंटे की ब्रेक नेसेसरी है, ये कंपलसरी है, उसको नहीं छोड़ सकते। राइट। आप 5 घंटे के बाद आधे घंटे की ब्रेक दो और उसके बाद फिर बचा हुआ उसका जो 5 के बाद कितना 3 घंटे का और एक्स्ट्रा काम लो, फिर उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। या फिर बीच में 1 घंटे की ब्रेक दे दो, फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ 3, मतलब कि टोटल 10.5 घंटे के अंदर अंदर 8 घंटे का काम और बाकी जो है वो ब्रेक का टाइम लिया जा सकता है किसी प्रकार से। विमेन्स नाइट वर्क के लिए अलाउड है अगर कंसेंट मतलब फीमेल कंसेंट दे देती है और उनके लिए अगर आप सेफ्टी कंडीशंस को मैनेज कर देते हो जो कि लॉ के अकॉर्डिंग है। सो दीज आर समथिंग। तो ये डेफिनेशन हमें बहुत अच्छी तरह से तो याद करने की जरूरत नहीं, बट ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कि भाई इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, वैसे खैर ये तो नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, द पर्सन हु इज रिक्रूटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, वॉलंटरली, जो भी बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाकर काम करता है और वो चाहे तो खुद को भी सेल्फ रजिस्टर करा सकता है श्रम सुविधा पोर्टल पर। ठीक है। जनरली स्पीकिंग पहले जो 1979 का इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो एक्ट था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर रिक्रूटेड वर्कर्स होते थे सिर्फ वो ही इंक्लूडेड होते थे। कोई आदमी खुद चला जाता था दूसरी जगह पे तो उसको बेसिकली इंक्लूड नहीं करते थे, बट नाउ दोनों के दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। जो सेल्फ वॉलंटरली मूव किया है दैट पर्सन कैन एक्चुअली जस्ट रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए माइग्रेंट वर्कर, एंड जो कॉन्ट्रैक्टर लेके जाता है उसको तो लेना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयर ड्यूटी और वर्कर के राइट्स होता क्या है स्पेसिफिकली कि कोई भी फैक्ट्री जहां पे 250 से अधिक वर्कर्स होते हैं उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक नेसेसरली OSH पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यानी कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की जो पॉलिसी होगी कंपनी को बना के रखनी पड़ेगी फॉलो करने के लिए। इसके कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि जो भी उनके वहां पर 45 साल से ऊपर के एम्प्लॉइज हैं उनका एक एनुअल फ्री मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। मैंडेटरी एक सेफ्टी कमेटी बनी हुई होनी चाहिए अगर उस पूरी इंडस्ट्री में 500 से अधिक एम्प्लॉइज हैं, और कोई भी सीरियस एक्सीडेंट या कोई डेंजरस अकरेंस हो जाता है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर यानी कि जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको ये वाली बात इन्फॉर्म करनी जरूरी है। सो फैसिलिटी कौन कौन सी देनी पड़ेगी? नाउ कैंटीन, हर एक इंडस्ट्री को जिसमें 100 से अधिक वर्कर्स काम करते हो उसको कैंटीन बनानी नेसेसरी है। मतलब कि पहले 250 था, अब बेसिकली 100 कर दिया गया है, कम कर दिया गया है।
जहां पे 50 से अधिक वर्कर्स हो उसमें बेसिकली क्रैच देना जरूरी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो परमानेंट हो। अगर 50 से अधिक वर्कर्स हैं तो एक बेसिकली क्रैच की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। देन एज प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर टू फर्स्ट एड, वॉशरूम, लॉकर, रेस्टरूम की ये सुविधा जो है आपको फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में अपने अवेलेबल करानी पड़ेगी वर्कर्स को। एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के लिए देश के अंदर एक नेशनल ओएसएच एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इंडस्ट्री के लोग होंगे और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सेम चीज स्टेट, ये बनी नहीं है अभी तक, याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एक्ट बन गया है, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वाला कोड बना दिया गया है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द 4 अदर एक्ट्स आल्सो। वो चारों के चारों एक्ट बन गए हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दी हमारा ईपीएफओ का जो स्टूडेंट है वो कैच में है कि इसको पढ़े ना पढ़े, पढ़े ना पढ़े। अब लॉ बन गया तो क्वेश्चन पूछने में तो किसी को शर्म आएगी नहीं। इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसके चक्कर में पुराने वाले भी पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है आप लोगों के लिए और मेरे लिए। तो ये सब कुछ है, मतलब कि करके जाओ भाई, सब करके जाओ। और ना ही ईपीएफओ और यूपीएससी बताने को तैयार है कि भाई यही बता दो। अगर यही बोल दो कि ये नहीं इंप्लीमेंट है तो पूछेंगे नहीं, पुराने वाले याद कर ले। बट चलिए आधे आधे घंटे के हैं, यूनिवर्सिटी की छोटा सा है, चीजें क्या याद करनी है। बेसिकली इन्होंने प्लान किया है कि एक ऐसा ओएसएच का एडवाइजरी बोर्ड भी बना देंगे नेशनल लेवल पर, जो कि कंडीशंस बताता रहेगा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के लिए हर इंडस्ट्री को क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ऐसा ही एक स्टेट के लेवल पर एडवाइजरी बोर्ड बना दिया जाएगा। फिर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। मतलब जैसे एक कोई एरिया है, वहां पे बड़ी सारी सी इंडस्ट्री है, तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा दैट विल फंक्शन एज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इंस्पेक्टर का मतलब कि वो चेक करेगा कि हर कंपनी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। फैसिलिटेटर का मतलब वो एक्चुअली में हेल्प करेगा उनको करवाने के लिए, ऐसा नहीं कि जाके बस पनिशमेंट देने का काम कर रहा है। फैसिलिटेट करेगा कि भाई यार ये भी करना था, तुम ये कर लो, तुमने ये नहीं किया, तुम ये कर लो। एंड रजिस्ट्रेशन, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी की सारी श्रम सुविधा पोर्टल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगी विद इन 60 डेज ऑफ द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है, बात को ध्यान रखना। सो द थिंग इज, कहां गया भाई, आगे चलते हैं। हाँ, दैट्स इट। तो प्राइमरली स्पीकिंग इस पूरे के पूरे लॉ को पढ़ते वक्त ज्यादा से ज्यादा आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और जो भी बच्चे, मतलब इसको थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करो एंड यू विल बी डन थ्रू। कुछ इससे आएगा इस वाले लॉ से, तो यहां से ही ज्यादा से ज्यादा कुछ पूछा जा सकता है कि भाई फैक्ट्री किसको बोलते हैं। डेफिनेशन आएगी ना, फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री जो पावर होती है जिसमें यूज 20, तो 20 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं, पावर यूज कर रहे हैं, इस चीज को हम लीगली बोलेंगे फैक्ट्री। इससे नीचे फैक्ट्री नहीं बोला जाएगा, वो ऐसे ही चल रहा है, कुछ काम है। फैक्ट्री थ्रेशोल्ड बिना पावर के यूज कर रहे हैं, तो 40 लोग अगर एक जगह पे कहीं से ज्यादा काम करने लग जाते हैं तो उसको कहेंगे फैक्ट्री। और डिटेल डेफिनेशन लिखी हुई है, हमें बस बेसिकली नंबर्स को पकड़ना है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एप्लीकेबिलिटी, जहां पे 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल वाले जो भी प्रोविजंस है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, पिछले 12 महीनों में चाहे एक दिन भी अगर आपके पास 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे तो आपके ऊपर अप्लाई होंगे। सिमिलरली इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, वो एप्लीबिलिटी है अगर 10 से ज्यादा काम करते हो। मैक्सिमम वर्किंग 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं हो, एक दिन का काम 8 घंटे होता है। इमरजेंसी में आप उसको बेसिकली नेशनल कोई इमरजेंसी पड़ी है या इक्विपमेंट खराब हो गया है कोई और है, उससे ज्यादा काम ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए ओवर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब दिन में 8 घंटे के बाद मतलब बंदे को एकदम छोड़ के भागना पड़ जाता है। ही कैन वर्क एक्स्ट्रा, ओवर टाइम मिलेगा उसको। दिन में नॉर्मल 8 घंटे, कुछ इमरजेंसी होगी तो ही कैन वर्क एक्स्ट्रा, बट फॉर दैट ही विल हैव टू बी पेड ट्वाइस द वेजेस, इनटू 2 हो जाती है उस समय उसकी सैलरी। और ऐसा मैक्सिमम किसी आदमी के साथ एक क्वार्टर में देखा जाएगा तो 125 घंटे से ज्यादा काम भी नहीं कर सकते हो। याद रखनी है ये वाली बातें। कैंटीन है, जहां भी कंपनी जिसी भी फैक्ट्री में 100 से अधिक लोग हैं वहां पे एक कैंटीन लगवानी पड़ती है। क्रैच, अगर 50 से अधिक वर्कर हैं तो क्रैच भी होनी चाहिए। सेफ्टी कमेटी बननी चाहिए हर फैक्ट्री में अगर 500 से अधिक लोग काम करते हैं। और जो ये 8 घंटे का काम है इसका स्प्रेड है 10.5 आवर्स। मतलब कि ऐसा नहीं करवा सकते कि भाई सुबह बुला लिया इसको 6 बजे और इसको बोला कि भाई तू काम कर, 5 घंटे काम कराया, फिर इसको 4 घंटे का ब्रेक दे दिया और फिर उसके बाद बाकी फिर 3 घंटे। तो ये जो स्प्रेड है पूरे दिन में 10.5 घंटे के अंदर अंदर इसका 8 घंटे का काम है और इसका ब्रेक और जो रेस्ट का टाइम है वो उसी में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा मत कराना कि सुबह 6 बजे उठा के रात के 12 बजे तक बिठा के रखो, बोलो कि हम तो काम तो सिर्फ 8 घंटे कराते हैं, बीच में तो रेस्ट ही रेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। लोग बड़े स्कैम कर लेते हैं, मतलब प्राइवेट जो होता है वो कर लेते हैं स्कैम। नाउ दैट्स व्हाट द थिंग कि सर ये कर क्या रहे हैं। कर ये रहे हैं कि यार वो जो भी फैक्ट्री है 250 से ज्यादा जहां पर भी एम्प्लॉय वर्कर काम करते हैं उनको अपनी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी। उसमें होता क्या है, उसमें मतलब इस एक्ट में दिया हुआ है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स उनको मेंटेन करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को, कि कैसे वो एक्सीडेंट्स को क्या नाम है प्रिवेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं हेल्थ को। हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान बना के रखना पड़ता है, हाउ द एम्प्लॉयर विल आइडेंटिफाई। हैजार्ड का मतलब होता है जैसे फैक्ट्री में काम करते वक्त ऐसी कौन सी चीजें जहां पे एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा है, राइट। जैसे आप सपोज कीजिए कि भाई
कोई एजुकेशन की कंपनी है, ठीक है, एजुकेशन की कंपनी में हम जाते हैं तो वहां पे कोई केमिकल का तो रिएक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि भाई एजुकेशन में अगर आप क्लासरूम में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो वहां पे केमिकल का कोई काम नहीं होता। लेकिन एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे केमिकल का काम होता है, तो मतलब यू हैव टू इंश्योर द सेफ्टी कि ये एक हैजार्ड है, यहाँ पे केमिकल का काम होता है, केमिकल का ये सिलेंडर गिर सकता है, अगर कुछ हो गया तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा। तो जो भी ऐसी चीजें होती है फैक्ट्रीज में, एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं, उसका एक हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान बनाना, देखना कि कहां कहां पर रिस्क है, कहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकती है, उस चीज का पूरा प्लान बना के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी ऑफिसर बनाना, सुपरवाइजर बनाना, उन सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना। तो इस एक्ट का पर्पस ये है कि हमारी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी पूरे के पूरे देश की यूनिफॉर्म हो। फिर कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर दिए गए हैं, पूरे के पूरे देश में यूनिफॉर्म होने चाहिए, इस प्रकार से ये यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी होगी। जब यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे जो जो इंडस्ट्री होगी उन सब के ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, एंड दैट इज प्राइमरी फंड। अब इसको डिटेल में पढ़ना, एक बार एक्चुअली में क्या होता है, इन सारी चीजों को अगर डिटेल में पढ़ लो तो थोड़ा सा ज्यादा याद, थोड़ा सा बेहतर याद रहता है, राइट, यू गेट द पॉइंट। तो उसके लिए ये पीडीएफ हमने बना दिया है, ये मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ बना दिया है कि भाई देखो एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है, एक बार रीड करना है। वी डोंट, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन आने नहीं है, हमारा तो सिर्फ प्रीलिम्स है ना ईपीएफओ में, तो ये जो फिगर्स और ऐसी ऐसी चीजें से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो नोबडी इज गोना आस्क व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। और अगर ये वाली आएगी तो आप खुद जज भी कर सकते हो कि एक एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा वर्क प्लेस फ्री फ्रॉम दी हैजर्ड्स, मतलब कि जितने भी पॉसिबल हो, फ्री एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना हर एक एम्प्लॉय को, ensuring no employee is charged for safety and health provisions, सेफ्टी और हेल्थ के लिए बेसिकली उनको चार्ज नहीं, किसी को हेलमेट मिल रहा है, पता चला वो उनकी सैलरी से पैसे काट रहे हैं, इस प्रकार से नहीं किया जाएगा। सो यू जस्ट रीड इट वंस टू गेट द पॉइंट। जस्ट टू समराइज इट इन शॉर्ट, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर गूगल ड्राइव है, जिसको नोट्स चाहिए वो गूगल ड्राइव के ऊपर अवेलेबल है। 4 लॉ हम कर चुके हैं, बाकी जो है बेसिकली कल से फिर वो छोटे छोटे वाले जो लॉ है वो बाकी करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कितने दिन में हो जाएंगे, आई बिलीव 15 और लॉ हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट है, 15 और लॉज हैं, तो बेसिकली इट्स जस्ट 1 वीक, 6 से 7 क्लासेस और है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ाई कर ली, एक बार उनको रीड कर लीजिए, एंड एक बार रीड करने के बाद कुछ मॉक क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा 100 के करीब, जस्ट उनको प्रिपेयर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड आई थिंक वी विल बी डन विद दैट। ऑलराइट। अरे एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, एक तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, बारिश हो रही है, आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट लुकिंग एट दिस रेन, ब्यूटीफुल। इट्स नाइट, आई कांट सी इट बट आई कैन हियर इट, यू प्रोबब्ली कांट हियर इट। It's making me happy, though I have never been actually happy. Hey guys, I have never been happy in last 15 years. I don't know why I lost it, where I lost it. I don't know. It's very difficult for me. It's probably a medical thing. When you lose the joy and then you speak and rant in English, I don't know why. यही वाली बात मैं हिंदी में बोल सकता था. But sometimes you watch too much. I was just telling you. So tomorrow we are going to start a course of the EPFO. तो कल अपन EPFO का ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. We'll do the whole syllabus in क्या कहते हैं, approximately there will be like कितनी क्लासेस होंगी आपकी, more than 150 hours of the classes हैं, and we will provide the mock test also. तो किसी को ज्वाइन करना है तो वो ये कोर्स यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकता है। रेस्ट आई विल ट्राई टू इंश्योर कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस और जो कंटेंट है वो टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे मिलता रहे, जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे कोर्स। ओके, ऐसे कर लेना जिसको भी करना है।